Hello students, welcome to our Don Bosco School, बस्ती. माई सेल्फ गोविंद नारायण. ये आपका थर्ड वीडियो है और इसके पहले दो वीडियो में हमने जाना था चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है. और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक फॉर्मूला आपको बताया था. फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू NE और इस पर हमने लगभग 4-5 न्यूमेरिकल्स किए थे. हम आज के पहले जान चुके हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट, यानी दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है. अगर एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव. यानी यहां भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा और यहां भी कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा. लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहां कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा. तो हम जान चुके हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में या दो नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव. और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव. तो इसके आगे हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है और इसको मेजर करने का डिवाइस क्या है. ठीक है, उसके बाद हम कूलॉम लॉ जानेंगे और फिर कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म जानेंगे और उसके बाद उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो आज हमारा पहला जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो जैसा कि मैं आपको बता चुका कि अगर आपके पास दो चार्जेज हैं, दोनों प्लस हो, ठीक है, दोनों क्या हो, प्लस, या एक माइनस हो और एक दूसरा भी माइनस हो और एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो यहां क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, यहां क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, और यहां क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स. तो दो स्टैटिक चार्जेज के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. तो क्या हो जाएगा भाई, दो सेम टाइप अथवा अपोजिट टाइप चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव अथवा रिपल्सिव फोर्स को क्या कहते हैं, स्टैटिक फोर्स. बट एक कंडीशन है, चार्जेस किसमें होने चाहिए, रेस्ट में. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू स्टैटिक चार्जेज. स्टैटिक चार्ज मतलब रेस्ट में होने चाहिए चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव और रिपल्सन पॉजिटिव पार्टिकुलर नेगेटिव बिटवीन द टू स्टैटिक चार्जेज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो डेफिनेशन हो गई, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू स्टैटिक चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बना जिसका नाम है टॉर्जन बैलेंस. टॉर्जन बैलेंस इज ए डिवाइस ड्यू टू व्हिच with the help of torsion balance we measure the electrostatic force between the two charges at rest. दो चार्जेज के बीच की स्टैटिक फोर्स को, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉर्जन बैलेंस का यूज करेंगे. ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ना है हमको वो पढ़ना है कूलॉम लॉ. क्या पढ़ना है, कूलॉम लॉ. देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने तरह का होता है, दो, एक अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्सन. तो आगे जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, कूलॉम्स लॉ पढ़ना है. क्या पढ़ना है, कूलॉम लॉ पढ़ना है. देखिए, कूलॉम लॉ है क्या, कूलॉम्स लॉ क्या है. कूलॉम्स ने क्या कहा, कूलॉम्स ने ये कहा कि अगर आपके पास दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेज हैं, देखिए जरा शब्दों पर जाइए. पहला शब्द क्या है, स्टैटिक. स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट, यानी चार्ज हमारे किस में होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए. स्टैटिक मतलब रेस्ट में. तो चार्जेस किस में होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए पहला. और जो चार्जेज हो वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए. कैसे चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए. तो दो कंडीशन. तो कूलॉम ने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक चार्जेज एट रेस्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अथवा इस तरह से कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, not masses but charges, and inversely proportional to the square of distance between them. It means कूलॉम ने ये कहा कि दो चार्जेज के बीच का जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स उन चार्जेज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा.
और यही जो फोर्स होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हो, उनके बीच की डिस्टेंस r हो, तो उनके बीच में क्या होगा, रेस्ट में होने चाहिए वो, तो जो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो उन चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ the force of attraction or repulsion between the 2 point charges at rest is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। चलिए इसके पीछे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए कूलॉम्स लॉ से हम क्या निकालेंगे, दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेज के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव अथवा रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वो मैग्नीट्यूड उन चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी मीनिंग क्या है, अगर इनमें से कोई एक फोर्स, कोई दोनों में से कोई भी फोर्स इंक्रीज होगा या दोनों इंक्रीज होंगे, तो if the magnitude of the charges is increased then the force is increased, and if the magnitude of charges is decreased then the force is decreased। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा तो फोर्स घटेगा। दूसरा क्या भाई, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बहुत तेजी से घट जाएगा क्योंकि स्क्वायर भी है। और अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों को क्या कर दें, कंबाइन, तो कंबाइन करने के बाद यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये कांस्टेंट यूज करते हैं स्मॉल के, और स्मॉल के इज इक्वल टू होता है कितना, Q1 Q2 अपॉन किसके, R स्क्वायर को। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आ गया हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ कहते हैं। F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों को कंबाइन करने के बाद। अब देखिए इन एसआई सिस्टम, कौन से सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम में ये जो स्मॉल के होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9.10⁹। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एसआई यूनिट में के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिया गया। और इसकी जो ये किसके लिए है भाई, ये है फॉर एयर, आर किसके लिए भाई, ये अथवा ये वैक्यूम के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो एयर और वैक्यूम के लिए एसआई यूनिट में के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के हो गया। अगर इस के की वैल्यू हम ये कांस्टेंट वाली यहाँ पे रखते हैं तो ये फार्मूला हमें मिलता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन किसके, R स्क्वायर के। ये हो गया हमारा किसका लॉ, कूलॉम्स का लॉ, जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12। यूनिट इसकी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट है क्या भाई, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसकी परमिटिविटी है, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। किसकी परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो इस तरह से कूलम लॉ में हम यहां पहुंच गए और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया तो कूलम्स लॉ में हम पहुंच गए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 8.854 × 10⁻12 क्या, तो -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
देखिए तो ये हो गया कूलाम का रूल, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये किसके लिए है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हम तब यूज करेंगे जब दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, एयर होगा अथवा क्या होगा, वैक्यूम होगा। ठीक है, अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दें, क्या रख दें भाई, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दें, तब यही फार्मूला फॉर मीडियम किसी मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम किसी मीडियम के लिए कर दें तो फॉर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, फॉर मीडियम के लिए ये फार्मूला फोर्स जो होगा वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या बढ़ा देंगे, कैपिटल के और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4, तो हमारे पास पहले से था, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब ये कहां फोर्स है भाई, ये है हमारा एफएम, यानी जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रख दिया। मीडियम क्या रखेंगे भाई, मीडियम क्या रख सकते हैं आप, वाटर रख सकते हैं, मीडियम आप रख सकते हैं, पेपर रख सकते हैं, पेपर मतलब कागज रख सकते हैं, अब्रक रख सकते हैं, इनमें से आप कोई एक मीडियम इसके बीच में रख सकते हैं। कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, कोई भी इंसुलेटर आप इसमें रख सकते हैं। तो रखने के बाद ये के हो गया। के क्या है भाई, के क्या है, के को हम क्या कहते हैं, के को हम कहते हैं के इक्वल टू क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है इसलिए भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, इस के की वैल्यू कितनी होती है भाई, के की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी, या ऐसे देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं केवल एप्सिलॉन नॉट। क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन क्या है भाई, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। क्या है ये, परमिटिविटी है मीडियम की। अब देखिए, अगर हम इसमें इक्वेशन नंबर 5 में, जो हमारा इक्वेशन नंबर क्या है 5 है, उसमें हम एप्सिलॉन नॉट के की जगह पर क्या रख दें, एप्सिलॉन नॉट रख दें, या रहने दें, इसको हम इक्वेशन क्या मान लें भाई, इक्वेशन नंबर 6 मान लें। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड कर दें, देखिए अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन किसको, अगर हम डिवाइड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, देखिए हमें मिलेगा, अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर किसको डिवाइड कर दें, 4 को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दें या 5th को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 4 डिवाइड बाय किसके, 5 डिवाइड बाय 4। देखिए 4 को 5 को 4 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 5 हमारा यहाँ है। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इससे डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यम अपान यफ, और एफ एम अपान एफ किसके मिल जाएगा, इक्वल टू भाई 1 अपान के, 1 अपान के। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यफ अपान एफ एम, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यफ अपान यफ यम। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 6 मान लिया। और देखिए फ्रॉम इक्वेशन कौन से इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 6 से, देखिए इक्वेशन नंबर 6 से देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा भाई, यही के इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, यही के इक्वल टू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो के इक्वल टू हो गया हमारा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 8 मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन कौन से, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, देखिए क्या हो जाएगा भाई, के इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ अपान एफ अपान किसके, एफ एम के हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहां से डिफिनीशन दे सकते हैं किसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये फोर्स अपान फोर्स है, कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं मिलेगी, कोई यूनिट इसकी नहीं मिलेगी। तो फोर्स अपान फोर्स की कोई यूनिट नहीं मिलेगी, तो हो जाएगा एफ अपान किसके, एफ एम के। और जब एफ अपान एफ एम हो जाएगा या एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा तो इसकी कोई यूनिट नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या भाई, परमिटिविटी है किसकी, मीडियम की, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी फ्री स्पेस की। तो हम कह सकते हैं के की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं भाई, कि द परमिटिविटी ऑफ
एप्सिलॉन नॉट द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, फोर्स के टर्म में हम क्या कह सकते हैं कि दो स्टैटिक चार्जेज के बीच एयर में लगने वाले फोर्स और उन्हीं चार्जेज के बीच किसी मीडियम में लगने वाले फोर्स के रेशियो को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं. और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है. तो K इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, एफ अपान एफ. हम दो फार्मूले हैं. आगे हम के बहुत सारे फार्मूले पढ़ेंगे, बट यहां से हम केवल इतना ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या मिला भाई, एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हमारे पास है क्या है, K अपान के. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हमारे पास है K इंटू या K इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू किसके है, एप्सिलॉन नॉट के है. ठीक है, तो ये जो है हमारा ये कूलम्ब्स लॉ हो गया. देखिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे. तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, हम करेंगे क्या. देखिए हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वी नो दैट F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर. ठीक है, इसमें ये एप्सिलॉन नॉट है. अगर हम एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर और 4 पाई. ये हमारा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. अगर हम यहां से देखें और इसकी यूनिट की बात कर लें, यूनिट की बात किसकी बात कर लें, यूनिट की बात करें तो देखिए Q1 चार्ज है, क्या होगी यूनिट, कूलम्ब. तो इसकी यूनिट कूलम्ब, इसकी भी यूनिट कूलम्ब. 4 पाई कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होगा तो 4 पाई को आप छोड़ दीजिए. F का हो जाएगा न्यूटन और R का हो जाएगा मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर. इस तरह से जो यूनिट हो जाती है कूलम्ब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा यूनिट. बट हमें क्या चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला. इसलिए हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है Q अपान T. तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी. ऊपर रखिए तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, I इंटू टी. 2 बार आएगा इसलिए I स्क्वायर T स्क्वायर. देखिए Q1 का भी आएगा, इसका भी आएगा, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई F R स्क्वायर. अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का हमें क्या चाहिए, डायमेंशन. तो I का डायमेंशन A स्क्वायर, T का क्या हो जाएगा, T स्क्वायर. ठीक है, नीचे 4 पाई क्या है कांस्टेंट, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है. उसके बाद बचा F मीन्स फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2 होता है. R का क्या हो जाता है, L स्क्वायर हो जाता है. चलिए देखिए M केवल एक बार आया नीचे, ऊपर ले जाइए तो M का पावर कितना हो जाएगा, -1. L देखिए L स्क्वायर यहाँ है और यहाँ L पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो L पावर कितना हो जाएगा, -3. फिर देखिए T का पावर -2, T का पावर T, ऊपर जाएगा तो ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4. और फिर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर. ये क्या है भाई, ये है डायमेंशनल फार्मूला किसका, ये डायमेंशनल फार्मूला है किसका, एप्सिलॉन नॉट का. तो इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एप्सिलॉन नॉट. अब मैं आपको यहाँ एक नोट बता दूं. देखिए हमने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. तो टेम्परेचर पर अगर ये डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करता है, देखिए अगर हम वाटर का ले लें, वाटर का, किसका, वाटर का, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो अगर हम बात करें 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के लिए K की वैल्यू होती है 80. बट 25 डिग्री सेल्सियस अगर ले लेंगे तो यही K की वैल्यू हो जाती है 70.85. इसका मतलब क्या है कि जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मटेरियल का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो जब मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है. तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल इज इंक्रीज देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज डिक्रीज. ठीक है, आप इसको याद रखिएगा. ठीक है, तो इसका आप एक
नोट बना लें, इसका आप एक नोट बना लीजिए, ठीक है, एक नोट। उसके बाद देखिए, इसके बाद आप इसका एक नोट बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या है भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स प्रॉपर्टीज देखिए इसका। देखिए पहला प्रॉपर्टी जो है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये दोनों नेचर का होता है। कौन से नेचर का भाई होता है? अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और एज वेल एज रिपल्सिव नेचर का भी होता है। दोनों ही नेचर का ये होता है, ठीक है। रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है, दोनों नेचर का होता है। दूसरा देखिए, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये एक सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है भाई? सेंट्रल फोर्स है। क्या है? सेंट्रल फोर्स। क्यों सेंट्रल फोर्स है भाई? देखिए एक चार्ज आप यहां ले लीजिए, इसको मान लीजिए Q1, दूसरा चार्ज आप यहां ले लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? Q2 मान लीजिए। तो एक चार्ज क्या हो गया? Q1 और दूसरा चार्ज क्या हो गया? Q2, ठीक है। अब मान लीजिए कि दोनों अगर पॉजिटिव हैं, दोनों क्या है भाई? अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। क्या करेंगे? रिपल। या दोनों माइनस हैं तो दोनों ही क्या करेंगे? दूसरे को रिपल करेंगे। तो देखिए एक फोर्स इधर लग गया, दूसरा फोर्स इधर लग गया, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगेगा, इन दोनों फोर्स की लाइनिंग ज्वाइनिंग क्या है? इनके सेंटर पर है, सी पर है। Q1 और Q2 ए पर था और ये बी पर था, तो दोनों की लाइनिंग ज्वाइनिंग कहां पर है? सी पर है। तो इनका जो लाइनिंग ज्वाइनिंग एफ बी सी पर एक्ट कर रहा है और ये यही सी पर एक्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर एक पॉजिटिव हो जाए और दूसरा क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाए, तो एक फोर्स इधर एफ, दूसरा फोर्स इधर एफ, ठीक है, अट्रैक्ट होंगे। तो ये हो गया सेंटर। तो ये दोनों फोर्स किधर की तरफ एक्ट कर रहे हैं? सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। अब तीसरा देखिए, कूलाम लॉ में आया था तीसरा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² आया था। अगर यहां से देखा जाए तो F डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r² के प्रोपोर्शनल है। तो बस तीसरी प्रॉपर्टी इसकी यही हो गई कि ये जो फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो हम क्या कहेंगे? इट ओबे यूनिवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ये क्या करता है भाई? इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। ये एक सेंट्रल फोर्स होता है, यानी दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के किसी पॉइंट पर ही एक्ट करता है। और तीसरा क्या होता है भाई? ये ओबे करता है किसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करने पर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसका आप एक नोट बना लें। उसके बाद देखिए, इसके बाद न्यू टॉपिक जो आपका है वो क्या है? देखिए इसमें एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए दो चार्जेज हो और एक चार्ज हो क्या? Q1, और कुछ डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज क्या हो? Q2 हो, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाए भाई? R हो जाए। कितनी हो जाए डिस्टेंस? R हो जाए। एक ए पर हो और एक बी पर हो, तो इनके बीच फोर्स कितना लगेगा भाई? इनके बीच फोर्स लगेगा कितना? 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। अगर इसी में ये कह दिया कि डिस्टेंस को उसने क्या कर दिया भाई? हाफ कर दिया। डिस्टेंस को क्या कर दिया? यानी कि हाफ कर दिया, तो न्यू डिस्टेंस जो हो गई वो r बाई क्या हो गई? 2 हो गई। तो नेक्स्ट फोर्स कितना हो जाएगा? अगर हम उसे डैश मान लें तो 1/4πε0। चार्ज को नहीं चेंज किया है, Q1 Q2 डिस्टेंस हाफ कर दिया, तो r² बाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 4 कहां जाएगा? ऊपर। तो डैश इक्वल टू 4 आगे रख लीजिए, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए ये किसकी वैल्यू है? F की वैल्यू है। तो ये डैश कितना हो गया भाई? 4 × F हो गया। यानी अगर हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया? हाफ, आधा कर दिया, तो आधा करने पर फोर्स कितना गुना हो गया? 4 गुना बढ़ गया। अगर हम डिस्टेंस को क्या कर देंगे भाई? r/3 कर देंगे। क्या कर देंगे? r/3। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 आया था, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा, तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फोर्स कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम यही डिस्टेंस r डैश कितना कर दें भाई? r/4 कर दें, तब हमारा f कितना हो जाएगा भाई? तब हमारा f डैश हो जाएगा 16 × f। यानी आधा करेंगे तो 4 टाइम्स, r/3 करेंगे तो 9 टाइम्स, r/4 करेंगे तो 16 टाइम्स हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस को ट्वाइस कर दें, डिस्टेंस को क्या कर दें भाई, ट्वाइस कर दें यानी डबल कर दें, तो एफ डैश कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई किसके 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर कितना 4r स्क्वायर, इस 4 को बाहर कर लीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये देखिए किसकी वैल्यू है, फोर्स की, तो आप यहाँ एफ डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/4 अपान किसके एफ के। आप देखिए जब डिस्टेंस को डबल किया गया तो फोर्स कितना हो गया, जितना पहले था उसका 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, तो डिस्टेंस हमने डबल किया, फोर्स 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया। डिस्टेंस अगर 3 टाइम्स कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/9 टाइम्स, स्क्वायर के रूप में क्या होगा ये डिक्रीज होगा, तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो एफ डैश इक्वल टू 1/3। अगर हम आर डैश को क्या कर देंगे भाई 4r कर देंगे, तो एफ डैश कितना हो जाएगा हमारा, एफ डैश हो जाएगा हमारा एफ बाई कितना एफ बाई 16 हो जाएगा, यानी कि 1/16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो आप इसका एक नोट बना लें। देखिए तो अब हम कूलॉम्स लॉ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये कूलॉम्स लॉ का पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट कूलॉम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर इन एयर। मतलब क्वेश्चन कर रहा है 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं, एक अल्फा पार्टिकल यहां मान लीजिए ए पर और दूसरा अल्फा पार्टिकल मान लीजिए बी पर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आर दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर। तो देखिए ये भी अल्फा पार्टिकल है, भी अल्फा पार्टिकल, दोनों के बीच डिस्टेंस दिया गया है, दोनों के बीच क्या निकालना है फोर्स, तो केवल डिस्टेंस दे दिया गया और अल्फा पार्टिकल दे दिया गया है। तो फोर्स जो होता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो एफ इक्वल टू होता है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट है, और Q1 और Q2 क्या है चार्जेज है, तो दोनों ही अल्फा पार्टिकल है, इसलिए दोनों का चार्जेज क्या होगा सेम होगा, और बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि हम अल्फा पार्टिकल का चार्ज निकालेंगे कि आखिर अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता कितना है। तो चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल मीन्स क्या, अल्फा पार्टिकल मीन्स न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम मतलब 2He4, इसी को कहते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन रहता है, सिर्फ प्रोटॉन रहता है, न्यूक्लियस में कौन रहता है प्रोटॉन। तो हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, यानी हीलियम में से दोनों न्यूट्रॉन निकाल दो तो जो बचा उसका न्यूक्लियस बचा। तो कितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में भाई हीलियम के 2, इसलिए चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल किसके इक्वल होता है 2 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है, और वो प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। इसलिए हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा पार्टिकल का क्या चार्ज हो गया। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। अब आपके पास बचा क्या, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 बचा। ठीक है, तो देखिए अब आपको करना क्या है कि आपको Q1 और Q2 मिल गया और बीच की डिस्टेंस मिल गई, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आपको थ्योरी में इसी वीडियो में आपके शुरू में पढ़ाए हैं, इसको रख दिया। Q1 की वैल्यू कितना रखेंगे 3.2 10⁻19, Q2 की वैल्यू कितना रखेंगे 3.2 10⁻19, डिवाइड बाई कितना रखेंगे भाई, डिवाइड बाई हम रखेंगे 3.2 इंटू 10⁻15, r की वैल्यू रख दिया। देखिए ये 3.2 और ये 3.2 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचा क्या 9 इंटू ये 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 2 जा 18, ठीक 9 3 जा कितना 27 और 27 कितना हो जाएगा 28। पावर जरा कलेक्ट करिए, देखिए कितना हो जाएगा भाई 10 टू दी पावर यहाँ हो जाएगा 9 और देखिए 19 और 19 कितना हो जाएगा 38, तो -38 और प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये F इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 288 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 15 और 9 ऐड कर लीजिए तो 38 और प्लस कितना उसमें से 15 और ये हो जाएगा कितना 24, तो ये कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। तो 10 टू दी पावर कितना हो गया ये -14 हो गया, 10 टू दी पावर -14। अब आप क्या करेंगे इसमें 10 टू दी पावर -14 को 10 टू दी पावर माइनस। अच्छा एक चीज और देखिए, एक चीज इसमें मिस हुआ, कहाँ पे मिस हुआ देखिए जरा फिर से देख लीजिए, ये चीज मिस क्या हो गया, इसमें हमें r स्क्वायर रखना था। क्या रखना था r स्क्वायर, तो r स्क्वायर रखेंगे तो 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 एक और रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये 20 से क्या हो गया कैंसिल। अब यह फिर इक्वल टू क्या बच गया यहाँ 9। उसके बाद देखिए ऊपर 10 टू दी पावर कितना है, यहाँ पर 10 टू दी पावर कितना
9 और ये 19 और 19 कितना हो जाएगा -38 प्लस कितना हो जाएगा भाई, प्लस कितना हो जाएगा 15 और 15 कितना हो जाएगा माइनस प्लस 38। तो देखिए 30 ये और 9 ये 39 और माइनस ये तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10। तो यह इक्वल टू कितना आ गया 90 न्यूटन। तो दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा 90 न्यूटन का। तो आप यहाँ बाई मिस्टेक आर स्क्वायर नहीं रखा था तो आर स्क्वायर रखने के बाद 90 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और कैसा लगेगा रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, कैसा लगेगा रिपल्सिव लगेगा। कैसा लगेगा रिपल्सिव, क्यों? क्योंकि दोनों अल्फा पार्टिकल है, दोनों पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों पर सेम चार्ज होगा। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन positively charged ions carries equal charge is 3.7 into 10 to the power minus 9 coulomb 9 newton when they are separated by a distance of 5 angstrom. So how many electrons are missing from each ions? कह रहा दो आयंस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दो आयंस हैं जिन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही आयंस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। रिपल्सन बिटवीन, यहां एक वर्ड बढ़ा लीजिए, क्या बढ़ा लीजिए बिटवीन, ठीक है। तो दो आयंस है, दो पॉजिटिव आयंस हैं, एक ये पॉजिटिव आयन दूसरा ये पॉजिटिव आयन, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम। तो आर 5 एंगस्ट्रॉम, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होता है। तो आर हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 क्या मीटर के, ये दिया है। दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स दिया हुआ है 3.7 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 9 न्यूटन दिया गया है। तो अगर ये भी आयंस है और ये भी आयंस है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है Q1 और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज क्या है Q2 है और दोनों पर इक्वल है, देखिए कहा गया इक्वल चार्ज है, यानी Q1 और Q2 इक्वल टू क्या है Q के है, दोनों का चार्ज क्या है इक्वल है। तो जब दोनों का चार्ज इक्वल होगा तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे पहले हम चार्ज Q की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि दोनों के बीच फोर्स और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखिए F इज इक्वल टू आपको फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर। F हमने रख दिया 3.7 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस 9 इज इक्वल टू, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कांस्टेंट है, ये Q1 को Q रखेंगे और अगले को क्या रखेंगे Q अपान आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 2 टाइम्स लिखेंगे इसको। तो जब 2 टाइम्स इसको लिख देंगे 5 इंटू पावर माइनस 10 5 इंटू पावर माइनस 10 तो देखिए हो क्या जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, देखिए Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, Q स्क्वायर यहाँ है तो इसका दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये जाएगा 3.7 और 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 5, तो 5 जा कर लीजिए कितना 25 इंटू 10 टू द पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 20, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका क्या हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए Q स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाती है 10.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38, कितना हो जाता है माइनस 38। देखिए ये भी माइनस है तो ऊपर जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा 18 और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 28 Q स्क्वायर की वैल्यू है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो जो Q की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलती है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19। क्या निकालेंगे हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ये आएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमें निकालना था कि जब दोनों अल्फा पार्टिकल थे और दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको बता चुके हैं किसी भी सब्सटेंस पर पॉजिटिव चार्ज कब अपीयर होता है जब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया लूज किया हो। तो कह रहा दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ने अलग अलग कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे। तो जब दोनों पर सेम चार्ज है जिसका मतलब दोनों ने इक्वल क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, दोनों ने क्या किया होगा इक्वल क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो जब वो जो चार्ज हमें मिसिंग हुआ है वो इतने का मिसिंग हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कितने का मिसिंग हुआ होगा। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फार्मूला N, तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई Q अपान E और Q का मान हमारे पास 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और E का मान हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग करेंगे दोनों 2 इलेक्ट्रॉन
मिसिंग करेंगे। ठीक है, तो ईच आयंस मिसिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों आयंस क्या करेंगे, अलग अलग, एक 2 इलेक्ट्रॉन, अगला भी 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग करेगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा या समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको कमेंट करिए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, कहाँ दिक्कत है, या आपका अपना कोई न्यूमेरिकल्स पूछना हो तो आप उसको कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, और आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।